हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर जी लेसन्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। वैसे तो हम परमाणु और अणु के बारे में चैप्टर सेकेंड में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे ये परिभाषाएं हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली बेस्ड है परमाणु की संरचना पे, और परमाणु की संरचना जिस व्यक्ति ने सबसे पहले दी उनका नाम था सर जे थॉमसन। थॉमसन ने परमाणु को एक तरबूज से कंपेयर किया है। हम जानते हैं कि परमाणु में दो आवेश उपस्थित होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो जो धन आवेशित कण होते हैं उन्हें प्रोटॉन कहते हैं, और जो ऋण आवेशित कण होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन पहले ये बात पता नहीं थी। तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने परमाणु को एक तरबूज से कंपेयर किया। जैसे कि तरबूज को अगर बीच से काट दिया जाए तो तरबूज का एक पूरा लाल भाग होता है जो पूरे में फैला होता है, और उसके बीच बीच में उसके बीच धसे हुए होते हैं। सेम कंपैरिजन थॉमसन ने परमाणु का किया। थॉमसन ने कहा कि जो तरबूज का लाल वाला भाग है उसकी तुलना हम कर सकते हैं परमाणु के धन आवेश से। जैसे कि तरबूज में धन आवेश पूरे में फैला हुआ होता है, जैसे कि तरबूज में लाल भाग समान रूप से पूरे में वितरित होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में धन आवेश पूरे में वितरित होता है। और जिस तरह से तरबूज के बीच धन आवेश के बीच बीच में धसे हुए होते हैं, उसी तरह से परमाणु में भी ऋण आवेश धन आवेश के बीच बीच में धसा हुआ होता है। तो यानी कि जो तरबूज का लाल भाग था उसकी तुलना की गई है धन आवेश से, और जो तरबूज का बीज थे उनकी तुलना की गई है ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो दो बातें थी वो थॉमसन ने हमें बताई। लेकिन थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी, देखते हैं। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में मुख्यतः दो कमियां थीं। जो पहली कमी थी वो ये थी कि थॉमसन ये नहीं समझा पाए कि जो धन आवेश होता है वो एग्जैक्टली किस क्षेत्र में उपस्थित होता है। और जो दूसरी कमी थी वो ये थी कि थॉमसन ये भी नहीं समझा पाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह पे स्थिर होते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह पे स्थिर होते हैं या फिर गति करते हैं। लेकिन कोई चिंता नहीं, जो कमियां थॉमसन के परमाणु मॉडल में रह गई थी उनको पूरा किया रदरफोर्ड ने। तो चलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखते हैं। तो अब जो सर रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने क्या किया, पहले तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझने से पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जो दो आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ये बिल्कुल चुंबक के ध्रुवों की तरह काम करते हैं। जो समान आवेश होते हैं यानी कि धन आवेश और धन आवेश, या ऋण आवेश और ऋण आवेश, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। और जो अपोजिट होते हैं यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब समझ लेते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की बहुत पतली सी शीट ली। अब वो सोने की शीट क्यों थी उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत पतली सी शीट ली सोने की, और उस पर अल्फ़ा कणों की बौछार करवाई। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो अल्फ़ा कण होते हैं वो भी धनावेशित ही होते हैं। जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप में पॉजिटिव चार्ज को कंटेन किए होते हैं। ठीक है, तो क्या किया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने किया ये कि एक सोने की बहुत पतली सी शीट ली, बहुत पन्नी जैसी, पॉलिथीन जैसी एक बहुत पतली सी शीट ली, और उस पर कराई गई अल्फ़ा कणों की बौछार। फिर उनको क्या देखने को मिलता है, रदरफोर्ड को ये देखने को मिला कि बहुत सारे जो अल्फ़ा कण थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, वो सीधे के सीधे अपने रास्ते निकल गए, यानी कि सोने की जो शीट थी उसको पार कर गए। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि कुछ जो अल्फ़ा कण थे वो अपने रास्ते उनने बदल लिए, यानी कि थोड़े बहुत इधर उधर एंगल चेंज कर लिए। और तीसरी कंडीशन ये थी कि 12,000 में से
एक कोई कण ऐसा होता था जो अपने रास्ते यानी कि जिस रास्ते वो गया है उसी रास्ते सीधा वापस लौट आता था। यहाँ पे जो आपको पिंक वाली बॉल दिख रही है, ये एक सोने की शीट के परमाणु को बड़े आकार में दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि हर चीज़ परमाणु से मिलकर बनी होती है, तो यहाँ पे जो सोने की शीट का परमाणु है उसको बड़े रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रदरफोर्ड के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। पहले हम परमाणु मॉडल को, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए अब सड़क पर बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और सड़क पे एक गड्ढा है। अब होगा कुछ यूँ कि जो गाड़ियाँ गड्ढे की रेंज से दूर हैं वो तो अपने रास्ते सीधे निकल जाएंगी। मान लीजिए सड़क बहुत चौड़ी है और जो गाड़ियाँ कोने से जा रही हैं वो तो अपने रास्ते सीधे निकल जाएंगी। जो गाड़ियाँ थोड़ी बहुत गड्ढे की रेंज में आ रही हैं, यानी कि हाँ भाई गिर सकते हैं, तो वो क्या करेंगी, अपना रास्ता बदल लेंगी यानी कि मुड़ जाएंगी। लेकिन अब कोई बंदा था जो चला रहा था भाई अपनी धुन में, सीधा पहुंच गया और बिल्कुल गड्ढे के सामने आके उसने देखा कि अरे ये क्या, सामने तो गड्ढा है। तो ना तो वो मोड़ेगा, वो करेगा क्या, वो सीधा रिवर्स गियर डाल के पीछे वापस हो लेगा। तो यही हुआ अल्फ़ा कणों के साथ। अब जो थे, रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, कुछ अवलोकन थे और उनके ज़रिए उनने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। तो देखते हैं, वो दोनों चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे हैं रदरफोर्ड के अवलोकन। पहला जो अवलोकन था वो ये था कि अधिकतर अल्फा कण सीधे गुजर गए। इससे उनने ये निष्कर्ष निकाला कि जो अधिकतर जो स्थान था परमाणु के बीच में वो बिल्कुल खाली था, इसीलिए वो सीधे निकल गए। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का वो ये था कि कुछ अल्फ़ा कणों ने अपना रास्ता बदल लिया। क्यों बदल लिया? हुआ यूँ होगा कि वो जो अच्छा ध्यान होगा कि जो अल्फ़ा कण होते हैं वो प्लस चार्ज होते हैं। तो हुआ ये होगा कि परमाणु में कहीं पे प्लस चार्ज होता होगा और ये भी प्लस चार्ज, वो भी प्लस चार्ज। अगर जब ये पास में गए तो इनने अपना रास्ता बदल लिया। इससे इनने कंक्लूज़न ये निकाला कि एक प्लस चार्ज सेंटर होता है परमाणु में, जिसे वो नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं, और वो बहुत ही छोटा होता है। और तीसरी चीज़ ये हुई कि प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण सीधा अपने रास्ते पे वापस आ गया। इससे इनने ये कंक्लूज़न निकाला कि पहली बात तो ये कि 12,000 कणों में से केवल एक कण सीधा जा रहा है नाभिक के पास, यानी कि नाभिक बहुत ही छोटा होता है। तो कंक्लूज़न ये निकाला गया कि पूरा का पूरा जो प्लस चार्ज होता है वो नाभिक में उपस्थित होता है और नाभिक बहुत ही छोटा होता है। अब थॉमसन और रदरफोर्ड इन दोनों के परमाणु मॉडल को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि उनने क्या कमियां छोड़ी थी थॉमसन ने, जो इन्होंने पूरी कर दी। तो देखते हैं, पहला जो पॉइंट है वो ये है, थॉमसन ने बोला था कि जो प्लस चार्ज होता है वो पूरे में समान रूप से वितरित होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो धन आवेश होता है यानी कि जो प्लस चार्ज होता है वो बहुत ही कम एरिया में प्रेजेंट होता है। और रदरफोर्ड यानी थॉमसन ने जो दूसरी चीज़ बोली थी वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन धन आवेश के बीच में धसे होते हैं। वो तरबूज और बीज याद है ना, वही चीज़ कि इलेक्ट्रॉन्स धन आवेश के बीच में धसे होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने बोला नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे देखते हैं, ये वो पूरे 3 पॉइंट हैं, जो पूरा जो कंक्लूज़न था, जो एक निचोड़ था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का। इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला तो ये कि परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र पाया जाता है जिसे नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा ये कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार से तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और तीसरा ये कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड एकदम परफेक्ट थे, इनकी भी कमियां थीं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उन्हें देख लेते हैं। पहला तो ये कि रदरफोर्ड ये बात नहीं समझा पाए कि जो इनका जो बेस था इलेक्ट्रॉन की चक्कर वाली बात का, इन्होंने ये बोला था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये भी बोला था कि वो नाभिक से अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कमी ये रह गई कि ये इस बात को नहीं समझा पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक से अट्रैक्ट होते हैं तो वो जाके नाभिक से टकराते क्यों नहीं हैं। अब सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, जैसे कि चुंबक और लोहा, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, तो चुंबक जाके आप छोड़ दो तो वो लोहे पे चिपक जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक से नहीं टकरा रहा है जबकि अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ ये नहीं समझा पाए। और दूसरा ये था कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में कैसे वितरित होते हैं। जब इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक
निश्चित दूरी को बना के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और वो निश्चित दूरी होती है उन्हें कक्षा कहते हैं। हम इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में एक निश्चित रास्ता होता है, एक डेफिनेट वे होता है, एक पाथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये इस चीज़ को नहीं समझा पाए कि वो जो कक्षाएं होती हैं, वो जो ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो इधर उधर एक दूसरे ऑर्बिट्स में क्यों नहीं जाते। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां थी जो वो उन्हें नहीं समझा पाए। अगले वीडियो में हम सर नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।